अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिड टर्म के बाद अपना फर्स्ट लेक्चर जो कि लेसन नंबर 8 बनता है। इससे आगे आपका फाइनल टर्म जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा। लेसन नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे अडोलिसेंस के बारे में कि इसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं और क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, अडोलिसेंस कहाँ किसको जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडोलिसेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू ग्रो, टू मेच्योरिटी। आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से। इसकी डेफिनेशंस, इसको डिफाइन भी मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरीके से किया है। जैसा कि बिगनर ने ये कहा कि इन्होंने डिफाइन किया कि एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा लाइफ जिसका लाइफ साइकिल जो है वो 13 to 18 ईयर्स के दरमियान होता है, जिसमें इंसान की इंडिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। जिसमें जो इंडिविजुअल है वो कोशिश करता है को इंडिपेंडेंट हो और वो अपने फैसले खुद कर सके अपनी लाइफ के, और अपने मुताबिक अपनी जिंदगी को बना सके, अपने सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करता है, उन्हें समझता है, और उसका जो कंसर्न होता है एक्टिविटीज के बारे में और जो फोकस है वो इंक्रीज होता है पीयर ग्रुप्स के साथ साथ। और फिर वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की बेस पर मतलब अपने तमाम रिलेशंस को इस्टेब्लिश करता है। जबकि प्याजे ने किस तरह एडोलेसेंस को डिफाइन किया है कि साइकोलॉजिकली एडोलेसेंस एक एज है जब इंडिविजुअल एक becomes integrated into the society of the adult, the age when the child no longer feels that he is below the level of his elders but equal। ठीक है, मतलब उसे ये नहीं लगता कि मैं छोटा हूँ, बल्कि वो उनके बराबर खुद को समझता है, एटलीस्ट इन राइट्स में, जो उसके राइट्स होते हैं उनके मुताबिक। और इसका जो पीरियड है ये 13 to 14 ईयर्स होता है और ये एक्सटेंड करके 20 to 21, और जिसमें अब फिर नेक्स्ट 13 to 17 ईयर्स का पीरियड को अर्ली एडोलिसेंस कहा जाता है। 17 to 21 ईयर्स के पीरियड में लेटर एडोलिसेंस होता है, और 13 to 14 ईयर्स के पीरियड को पबर्टी भी कहा जाता है। पबर्टी मीन्स द बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी। इसमें कुछ उन्होंने मेजर करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं एडोलिसेंस के, जिसमें हमारे पास फास्ट ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं बॉडी में जो होती हैं, कि इंडिविजुअल की ये डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है कि वो टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट हो, वो अपनी तमाम अथॉरिटीज में, ठीक है, अपने फैसले खुद कर सके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस जो इंडिविजुअल के अंदर आती हैं, उसकी बॉडी की चेंजिंग, उसके फीचर्स में चेंजिंग, जैसा कि आवाज का चेंज हो जाता है, इंसान की आवाज चेंज हो जाती है, बॉडी के प्रोपोर्शंस, और जो भी सेकेंडली सेक्स करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आगे उन्होंने बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स की ही बात की हुई है कि कुछ पीरियड्स बताए हुए हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल पीरियड। ट्रेडिशनल पीरियड एक एडोलिसेंस का ऐसा पीरियड है जिसमें इंसान चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ फ्लिप करता है, ठीक है। और इस पीरियड में कोई भी दूसरे ट्रांजिशनल पीरियड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, जिसमें इंसान चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ फ्लिप कर जाता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑन सेल्फ एंड अदर्स। एडोलिसेंट डेवलप करता है न्यू एटीट्यूड्स को खुद अपनी तरफ और दूसरों की तरफ भी, ठीक है। मतलब उसके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए, वो उन बिहेवियर्स की तरफ भी दूसरे जो सोसाइटी और पेरेंट्स होते हैं बिहेवियर की तरफ भी फोकस करता है। और अपनी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यादा वो उन्हें अच्छे तरीके से पिकअप करें और अडल्ट वेज में बिहेवियर्स को अडॉप्ट करें। एडोलिसेंट एक्सप्रेस करता है his dislike towards the established rules and regulations in the society and strongly defends करता है his own views को and opinions को। And the second is rising awareness of one's right and duties. Adolescent becomes aware of his right and duties। और उसे अपनी rights अपनी duties के बारे में पता चल जाता है। He also become conscious about social approvals। वो सोशल अप्रूवल्स के बारे में भी कॉन्शियस होता है। मतलब जैसा हमने पहले कहा कि वो अपनी तरफ से अपने फैसले लेना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सोसाइटी उससे क्या चाहती है वो भी बात अपने जहन में रखता है। ही एस्टेब्लिश न्यू रिलेशनशिप्स विद अदर्स, find new friends and may break old friendships. He always eager to best his abilities. Next is admiring qualities of peers of opposite sex. Certain traits of peer of opposite sex are admired by the adolescents,
Boys are admired by girls for such traits such as frankness, protectiveness, pleasing, personality, neatness, and go sense of humor. Boys admire such qualities of girls as good appearance, and the boys are later in sexual maturity by about a year than the girl of the same age. Therefore, most girls are attracted towards boys. अक्वायरिंग स्किल्स एंड बिल्डिंग अप एटीट्यूड में बात हो रही है कि जब अर्ली एडोलेसेंस के दौरान जो भी डिफरेंट स्किल्स होती हैं, स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, वो इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होती हैं। वो इंटरेस्ट लेता है नॉवेल्स पढ़ने में, स्टोरीज पढ़ने में, दूसरे लिटरेचर्स पढ़ने में, जो कि जिसमें रोमांस, साइंटिफिक इन्वेंशन, एडवेंचर्स और बायोग्राफीज के बारे में बताया गया था। ये हर किसी की पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। रीजनिंग एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होती है एडोलिसेंस में। चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इमोशनल जो एक्सप्रेशंस होते हैं एडोलिसेंस के, वो आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैच्योरिटी एंड ट्रेनिंग। ही डजंट एक्सप्रेस हिज इमोशंस, वो अपने इमोशंस को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करता डायरेक्टली लाइक अ यंग चाइल्ड, बट हैज अ कंट्रोल ओवर देम। मतलब जब हम यंग नहीं होते, एडोलिसेंट एज में नहीं गए होते, उस वक्त हम किस तरह अपने इमोशंस को खुलकर इजहार कर देते हैं। जिस तरह अगर एक चाइल्ड है, वो रोना शुरू कर देगा कहीं भी किसी भी तरह, लेकिन जब एडोलेसेंट पीरियड में आप चले जाते हैं तो तब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं। ठीक है, कि आप नाराज होंगे तो आप, अगर आपको गुस्सा भी है तो आप उसे एक्सप्रेस डायरेक्टली नहीं कर रहे, आप उसका एक सही टाइम या सही तरीका डिसाइड करते हैं। ठीक है, समटाइम्स दिस चेंज, इन चीजों के बारे में कि आपने किस तरह अपने इमोशंस को शो करना है, ये सब कुछ मतलब एडोलेसेंट में इंसान सीख लेता है। समटाइम्स दीज चेंजेस मेक इट डिफिकल्ट। अब ये जो हमने पढ़ा कि एंगर को किस तरह एक्सप्रेस करना है, इमोशंस को किस तरह एक्सप्रेस करना है, ये चाइल्ड एज में, यंग चाइल्ड में तो डिफरेंट होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें इसे चेंज करना पड़ता है, तो ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है उनके लिए एडजस्ट करना न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स में, न्यू सोशल एक्सपेक्टेशंस में। ठीक है, और जिनके लिए मुश्किल होता है उनके लिए फिर एक जो पीरियड आता है जिसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, मतलब सोसाइटी, उनके पेरेंट्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेच्योर जो है वो मेच्योरिटी शो करें, फील करवाएं, और थोड़ा लेकिन वो फिर भी अनमेच्योर कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे आप लोगों के सर्कल में भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ अनमेच्योर किस्म की आप हरकतें, इमेच्योर सॉरी किस्म की आप हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उन उन जो भी वो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई उनके डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं वो क्रैक होता है, जिसकी वजह से वो अपने उन बिहेवियर्स को टाइम टू टाइम या फ्लिप नहीं कर पा रहे होते, चेंज नहीं कर पा रहे होते। एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ अनरियलिज्म, ये एक अनरियलिस्टिक टाइम होता है जिसमें हम अनरियलिस्टिक किस्म के एस्पिरेशंस ले रहे होते हैं। ठीक है, कोई मूवी देख ली, वहां से कुछ देख लिया तो इंस्पायर हो गए, जबकि ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ उस मूवी की हद तक था, हमारी रियल लाइफ से ये रिलेट नहीं कर पा रहा। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ इंडिविजुअल एमेंसिपेशन, कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेस्टर्न कल्चर्स का भी डिफरेंट होता है, कि किस तरह जो वेस्ट है वो डिफरेंट किस्म से डिफरेंट तरीकों से बिहेव करते हैं, जबकि ईस्ट में पेरेंट्स, फैमिली, सोशल जो है वो डिफरेंट तरीके से एक एडोलेसेंट को के साथ बिहेव करते हैं, वो उसके ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। और वेस्टर्न कल्चर्स में ये कहा जाता है कि ये टीन एज ईयर्स में ही बच्चे को इंडिपेंडेंट और एक मेच्योर पर्सन के तौर पर उसके लिए ख्वाहिश की जाती है कि ये ऐसा बन जाए। इट इज टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, आइडियलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनसर्टेनिटी। देयर आर सर्टेन इश्यूज सेंट्रल टू दिस पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि टेंशन बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, हाई वैल्यू प्लेस्ड ऑन मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द सेल्फ एंड अदर्स, द कल्चर्स। हर एक्शंस पर आपको नोट करना पड़ता है कि आप किस तरह के एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में आपका कल्चर्स किस तरह का आपका डिमांड कर रहा है और दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं। देयर इज अ फोकस ऑन गेनिंग फ्रीडम टू एक्सप्लोर करते हैं, आप एग्जामाइन करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को एंड बिहेवियर्स को, एज वेल एज लाइफ स्टाइल्स को भी। Adolescence is focused psychologically on certain preoccupation. These includes जिसमें identity है, autonomy है, alternating stimulation with boredom, begins sociable with one's age group, experiencing physical maturation, achieving a variety of environmental experience, a wide variety of physical changes takes place. बहुत सारी ऐसी physical changes हैं जो adolescence में आती हैं, और कुछ physical changes जो हैं वो dramatic होती हैं। Some of these changes are as follows के there is an adolescent growth spurt, beginning of menstruation for girls,
presence of sperms in males, maturation of the reproductive organs and development of secondary sex characteristics. अब कुछ फिजिकल चेंजेस जो है एडोलेसेंस की उन्हें हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि एडोलेसेंट इज वेरी मच सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हिज और हर लुक। एडोलिसेंट एज में लड़के भी और लड़कियां भी अपनी जो लुक है, ठीक है, उसको लेकर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। ज्यादातर शीशे के आगे खड़े रहेंगे। लड़के जो है वो चाहते हैं कि वो ज्यादा टॉल हों, ब्रॉड शोल्डर्ड हों, एथलेटिक्स हों, जबकि गर्ल्स चाहती हैं कि वो प्रिटी स्लिम हों, नाइस हेयर हों उनके। मतलब लड़कियां बालों के लिए आप कह सकते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं, कॉन्शियस होती हैं, सॉरी, बालों के लिए कॉन्शियस होती हैं ज्यादा, कि मेरे बाल प्यारे हों। अगर किसी के बाल प्यारे नहीं है तो वो दुपट्टा नहीं उतारती, वो स्कार्फ कर लेती हैं। अगर किसी के बाल प्यारे हैं तो वो खुले छोड़ लेंगी। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं उनकी लुक पे, ठीक है। कि अगर किसी को पता चलता है कि उसके कर्ली हेयर उस पर ज्यादा सूट करते हैं तो उसको लेके कॉन्शियस होंगी। अगर किसी के स्ट्रेट अच्छा लगता है उसको ले, इस तरह की बहुत सारी चीजें अपने ऊपर हैवी कर लेना, तो वो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस में इंसान चला जाता है टीनेजर्स में। और टीनेजर्स ऑफ द बोथ सेक्सेस में ये बड़ी परेशान रहते हैं अबाउट अपनी वेट के बारे में, अपनी कम्प्लेक्शन के बारे में, और दूसरे फेशियल फीचर्स के बारे में। Changing body images. Sexual change adolescent bring about change in a perception about their body image, और डिप्रेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस में adolescent गर्ल्स होती हैं वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं देन बॉयज से। स्टडीज से ये प्रूव किया गया है। और बट एट एज ऑफ 12 गर्ल्स स्टार्ट टू हैव हायर रेट्स, एंड बाय एज ऑफ 15 गर्ल्स रेट्स एज ट्वाइस एज हाई एज बॉयज इन द डिप्रेशन, ठीक है। जिसमें उनके प्रॉब्लम होते हैं कि लुक के प्रॉब्लम, जैसा कि हमने पहले देखा कि खाना अच्छे से नहीं खाना, स्लिम रहना है, डाइट करनी है, ये सारी चीजें उन्हें डिप्रेस्ड कर देती हैं वक्त के साथ साथ। तो इससे हम आगे भी इसके डिसऑर्डर्स को भी डिटेल से स्टडी करते हैं अभी। अर्ली एंड लेट मैच्योर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अर्ली मैच्योरिंग बॉयज जो होते हैं वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, एट ग्रेटर कैपेसिटी होती है उनके लिए, उनके पास फॉर लीडरशिप के लिए। और एक्नी जो सबसे बड़ा मसला है, बिकॉज द sebaceous glands are quite active during these years. Skin blemish become quite common. Adolescent becomes more anxious and concerned. स्किन के लिहाज से हवाले से मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो चीज है वो स्किन के लिहाज से ही कॉन्शियस होना होती है आजकल की सोसाइटी में। उसके बाद awkwardness में बात हो रही है कि किस तरह लेग्स एंड आर्म्स जो है वो किसी इंडिविजुअल के ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। adolescents at times many misjudge the length of their स्ट्राइड ऑफ देयर रीच। अगर किसी भी इंडिविजुअल की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो ज्यादा जल्दी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको सोसाइटी एक मतलब मजाक के नुक्ते पे रख लेती है। वॉइस ब्रेक होती है। कुछ बॉयज का ये मसला होता है कि उनकी नेचुरली डिपेंड्स एज अडोलिसेंट नेचर के बॉयज में जो चेंज इन पिच होती है वो बहुत ग्रेटर हो जाती है कुछ में। वेट एंड हाइट, वेट एंड हाइट में बात हो रही है, ये भी एक अडल्ट और एडोलिसेंट का problem है। When the adolescent fat period is experienced, a considerable amount of self concern and over anxiety can result। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल का एडोलिसेंट का वेट ज्यादा होगा, वो भी उसके लिए एक परेशानी का, डिप्रेशन का बायस बनेगा। अ डिजायर फॉर आइसोलेशन, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना नहीं चाहते, अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ बैठना पसंद नहीं करते। इंटरेक्शंस जो होती हैं मतलब पीयर्स के साथ, फैमिलीज के साथ, उससे दूर रहते हैं, ठीक है। डे ड्रीमर होते हैं, अलोन, तन्हा रहना पसंद करते हैं, क्रेविंग प्राइवेसी, प्राइवेसी को पसंद करते हैं। हाइटेंड इमोशनलिटी which is demonstrated by emotional आउटबर्स्ट ऑफ एंगर एंड क्राइंग इजली, बड़ी जल्दी रोना स्टार्ट कर देते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में ड्यू टू इन एबिलिटी टू एडजस्ट क्विकली टू रैपिडली चेंज करते हैं बॉडी साइजेस को एंड प्रोपोर्शंस। हाइटेंड इनसिक्योरिटी, वही थोड़ा ये रिलेट कर रहा है लेंथ के साथ ही, जो हम वेट के साथ ही जो हम पढ़ के आए हैं कि कुछ लोगों की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं, सोसाइटी में पीयर प्रेशर होता है उन पर। फिजिकल डेवलपमेंट एक कंसिडरेबली इम्पेक्ट करता है हमारे साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स पर। कुछ जो इंडिविजुअल्स जो मैच्योर होते हैं फिजिकली, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जबकि अदर्स कुछ जो है वो लेट मैच्योर होते हैं। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली एंड लेट मैच्योरेशन ऑन आवर साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। क्या इम्पैक्ट्स होते हैं अर्ली एंड लेट के? रिसर्च ने ये स्टडी किया है और हमें बताया है कि जो अर्ली मैच्योरिंग बॉयज होते हैं वो सोशली वेल एडजस्टेड होते हैं, मोर पॉपुलर होते हैं, जबकि जो लेट मैच्योर होंगे वो उसी के मुताबिक उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो बहुत कम होगा। वो ओवरली कंसर्न करेंगे अपने सोशल एक्सेप्टेंस के रिलेटेड मैटर्स में। अर्ली एंड लेट मैच्योरेशन इन बॉयज, और फिर हम गर्ल्स की बात करते हैं।
बॉयज में क्या होता है कि बॉयज जो मेच्योर हो जाते हैं अर्ली, उनके हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं, सोशली वेल एडजस्टेड होते हैं, एंड रिलैक्स होते हैं, गुड नेचर्ड होते हैं, पीयर के साथ अच्छा रिलेशन होता है उनके साथ। जबकि जो लेट मेच्योर होते हैं वो फाउंड टू बी फील मोर अनकंफर्टेबल, रिजेक्टेड एंड डिपेंडेंट एंड अग्रेसिव एंड इनसिक्योर, इस तरह की चीजें जो है वो उनके अंदर पाई जाती हैं। और अर्ली मेच्योर्स आर मोर मस्कुलर होते हैं, दे आर स्ट्रोंगर एंड बेटर इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, दे हैव मोर फेवरेबल body image. Early mature is likely to be given more responsibility by adults than a late mature. अब अर्ली एंड लेट मेचुरेशन गर्ल्स में कैसे होती है और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं? लेस क्लियर कट फॉर गर्ल्स देन फॉर द बॉयज। गर्ल्स आर नॉट टू लाइक टू मेच्योर अर्ली। कुछ लड़कियां जो हैं वो ज्यादा जल्दी मेच्योर होना नहीं पसंद करती। दे आर जनरली हैप्पियर वन दे मेच्योर नेदर एदर नॉट लेट। कुछ जल्दी पसंद होना भी करती हैं, ना जल्दी पसंद होना भी करती हैं। उसके बाद लेस सोशल एक्सप्रेसिव होती हैं लड़कियां और मोर इंट्रोवर्ट होती हैं, शाय होती हैं, मोर नेगेटिव होती हैं अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स आर considered to be sexually attracted, interested in sex, and parents treat early maturing girls more strictly and more disapprovingly than they treat less developed girls. डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलिसेंस के हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क हैं एडोलिसेंस के लिए कि वो अचीव करते हैं, अचीव करना चाहते हैं न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस को, अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल्स, accepting one's physique and using the body effectively, achieving emotionally independence from parents and other adults, prepare करते हैं खुद को for marriage and family life, prepare for economic career, acquiring a set of values and an ethical system as a guide to behavior, developing an ideology, अपने एथिकल सिस्टम्स को, अपनी वैल्यूज को उस तरह से अपने बिहेवियर्स को सेट करते हैं सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए, डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इन तमाम अकम्पलिशमेंट को अचीव करना इतना आसान भी नहीं है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। इनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं जो इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं, ट्रबल्स आ सकती हैं इंटरेक्शंस करते हुए फैमिली के साथ और दूसरे लाइफ में चीज़ों के साथ। द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-3 हैज क्लासिफाइड ईटिंग डिसऑर्डर इन 2 टाइप्स। और ये हम पहले आई थिंक एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। फिर भी मैं इसको शार्टली आप लोगों को बता देती हूँ। 2 टाइप्स हैं ईटिंग की, ठीक है, जो कि फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती हैं, कॉलेज गोइंग एडोलेसेंट फीमेल्स में। फर्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंडिविजुअल जो फीमेल एडोलेसेंट्स हैं वो उन्हें फेयर रहता है, ये खौफ रहता है कि वो ज्यादा मोटी ना हो जाए, हेल्दी ना हो जाए, ठीक है, उन्हें बहुत स्लिम दिखना है, उन्हें बड़ा मतलब उन्हें लगता है कि वो बड़ा गुड लुकिंग देखना चाहती हैं, इस तरह से वो डाइट पर रहती हैं, खाना अच्छा नहीं खाती, और अगर खाती हैं तो बाद में वॉमिटिंग कर देती हैं, जो कि बुलिमी, ये एक तो बड़ा अजीब सा लफ्ज है, बुलिमिया में आ जाता है। एनोरेक्सिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है क्योंकि जब आप अपनी डाइट को इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आप ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ज्यादा चलना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देर खड़े होना आपसे नहीं होना नहीं रहा, ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा में आते हैं, जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, ठीक है। और ये गर्ल्स में ज्यादा होते हैं, एज 20% जो है वो ये मतलब गर्ल्स में बॉयज से ज्यादा होते हैं। DSM-3 ने कुछ 6 क्राइटेरिया दिए हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस इंडिविजुअल फीमेल एडोलेसेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा या किस मेल को। फर्स्ट वन इज रिफ्यूजल टू मेंटेन बॉडी weight loss of at least 25% of original body weight, and third is disturbance of body image with inability to accurately perceive body size, and the fourth is intense fear of becoming obese, and the fifth one is no non-medical illness that could account for weight loss, and the sixth is amenorrhea in females. अब इसके क्या काजेज हो सकते हैं? 2 कैटेगरीज इसके काजेज फॉल करते हैं, साइकोजेनिक थ्योरीज एंड द बायोऑर्गेनिक थ्योरीज। साइकोजेनिक थ्योरीज रिगार्ड करती हैं एनोरेक्सिया में, जो मेनली कंसिस्ट करती हैं साइको एनालिटिकल व्यूज पे, ठीक है। इस कनेक्शन में कुछ जो साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं वो ये यकीन रखते हैं, उनका ये मानना है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर हैव मच कॉमन विद बॉर्डर लाइन
syndrome adolescent. In the borderline syndrome a pathological dependency and odd behaviors जो है वो exist करते हैं, जो कि resemble करते हैं इनके both neurosis and schizophrenia में, जिसको उसी टर्म को borderline भी कहा जाता है। और इसमें इसको मोस्टली सब इंटेंशनल सुसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये आप खुद एज इंटेंशन, आपको पता है कि आप अपनी सेहत के लिए ठीक नहीं कर रहे, आप डाइट कर रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे, आप हेल्दी नहीं है, आप बहुत वीक हैं, और उससे आपको ये बीमारियां जन्म ले सकती हैं आपके अंदर, या ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती हैं आपके साथ, फिर भी आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं। जस्ट एक आपको आप डिसऑर्डर होता है एनोरेक्सिया, ठीक है, आपके माइंड का, आपको जरूरत होती है ट्रीटमेंट की, जो कि आपको कोई समझा सके कि ये आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो ये एक सब इंटेंशनल सुसाइड होती है जो इंसान खुद अपने साथ गलत करता है। बाय कॉन्ट्रास्ट द बायोजेनिक पोजीशन कंटेंट्स दैट एनोरेक्सिया नर्वोसा हैज अ बायोलॉजिकल और जेनेटिक ओरिजिन। सम एविडेंस डज शो एन एसोसिएशन, कुछ जो एविडेंस है वो एक एसोसिएशन शो करते हैं एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स पैटर्न्स में और फीमेल्स के अंदर एनोरेक्सिया में, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सो, इसको टर्नर सिंड्रोम भी कहा जाता है इस कंडीशन को। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जिसमें बहुत सारे लोबोटमीज, हार्मोन्स, इंजेक्शन, ड्रग्स, आइसोलेशन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, हॉस्पिटलाइजेशन, इंसुलिन, कोमा एंड इवन जेंटल रीजनिंग जो है वो ट्राइड किए जाते हैं पेशेंट्स के साथ। इसमें बहुत सारी थेरेपीज भी दी जाती हैं पेशेंट्स को, जिसमें फैमिली थेरेपी या इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी शामिल है। बुलिमिया को हम स्टडी करते हैं कि ये डिस्क्राइब इसको किया जाता है बिंज पर्च सिंड्रोम के तौर पर, जो कि एक अनकंट्रोलेबल ओवर ईटिंग है। पहले में तो हमने देखा था एनोरेक्सिया में कि वो खाते ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन बुलिमिया में ये होता है कि उनके ऊपर अपने खाने में कंट्रोल नहीं होता, वो ओवर ईटिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्हें इतना ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद उन्हें जब टेंशन होती है कि उन्होंने अगर इतना खा लिया तो वो वेट गेन कर लेंगे, तो वो फिर खुद ही वॉमिटिंग कर देते हैं, अपने गले में उंगली डालकर या किसी भी तरह से वो वॉमिट कर देते हैं खाना, और वो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं वॉमिट करने के बाद, ठीक है। मतलब जब वो उनके ऊपर अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं होता, अपने खाने पर कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी मतलब कोई ऐसा जानबूझकर तो नहीं करता, जाहिर सी बात है ये भी एक डिसऑर्डर होता है। और इनका भी इनकी भी वजूहात है कि ये क्यों होता है, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इनके भी बाकायदा ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसमें जब वो खाते हैं उन्हें उस वक्त तो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जब वो खा लेते हैं वो एक स्ट्रेस से गुजरते हैं, और उसके बाद वो वॉमिटिंग करके रिलैक्स फील करते हैं कि उन्हें अब कोई नुकसान नहीं होगा, वो अब वेट गेन नहीं करेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्टली, ये जानना मुश्किल है कि कितने लोग इस डिसऑर्डर से अफेक्ट हुए। लेकिन एक एक्सपर्ट एस्टिमेट जो किया जाता है कि जो 5 कॉलेज एजुकेटेड वुमेन्स पे किया गया था, कि ज्यादातर, जैसा हमने पहले भी देखा कि कॉलेज गोइंग वुमेन्स, कॉलेज गोइंग वुमेन्स मींस ये कि जो जॉब गोइंग वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा ये पाया जाता है। रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती है कि 55,000 कैलोरीज एट अ सिंगल सिटिंग, एक ही दफा बैठे बैठे वो 55,000 कैलोरीज खा लेते हैं। दिस वुड अप्रोक्सीमेट 16 पाउंड ऑफ फूड, ठीक है। और उसके बाद इसमें उनकी पेस्ट्रीज, ब्रेड्स, आइसक्रीम, कुकीज वगैरह शामिल होते हैं, इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं होता है कि वो इतनी ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। और जब वो फिर खाते हैं, उसके बाद फिर वो वॉमिटिंग कर देते हैं, और उसकी वजह से नंबर ऑफ डिवास्टिंग फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसमें अल्सर, गैस्ट्रिक एंड डेंटल प्रॉब्लम्स, acute disturbance in the chemical balance of the food, जो कि हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, जिसमें सोर थॉट, एक्किंग जॉइंट, फीलिंग ऑफ वीकनेस, वीकनेस महसूस होना, डिजीनेस एंड एपैथी। तो ये हमने अब इसके कुछ DSM-3 में लिस्ट किए हैं इसके ऑपरेशनल क्राइटेरिया बुलिमिया के, जिसमें अवेयरनेस है, इस ईटिंग पैटर्न के डिसऑर्डर की अवेयरनेस दी जानी चाहिए, और डिप्रेसिव मूड एंड नेगेटिव आफ्टर थॉट फॉलोइंग द अर्जिंग, जैसा कि जो बुलिमिक पर्सन होते हैं मस्ट हैव एट लीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, उसके अंदर ये 3 सिम्टम्स होने चाहिए, इनमें से 3 होनी चाहिए। रैपिड कंजप्शन ऑफ फूड ड्यूरिंग द ईटिंग एपिसोड, इंजेक्शंस ऑफ हाई कैलोरिक फूड ड्यूरिंग द एपिसोड, clandestine eating binge following the binge, abdominal pain, sleep, social interruption, or self-induced vomiting, repeated efforts to lose weight, diet, cathartic vomiting, cyclical patterns of fasting। और इसमें जो इसके काजेज हैं वो कि अनफॉर्चुनेटली नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल कंसर्निंग द पॉसिबल काज। उन्होंने कहा कितनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि असल में रियल में जो इसकी सॉलिड रीजन है वो क्या है कि जिसकी वजह से बुलिमिया जो है वो काज होता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो बुलिमिया है वो मोर कॉमन होता है लोअर सोशल क्लास फैमिलीज में,
जबकि मिडिल एंड अपर क्लास में नहीं होता भाई, लोअर में ही होगा, जिनको ना नॉलेज होगा ना उनके पास खाने को कुछ होगा। और जब उन्हें बेचारों को कभी मिलता है तो उन्होंने खानी है 55,000 कैलोरीज, और वो क्या करे। अपर क्लास के तो शशके ही और होते हैं। अब आप सॉरी अगर आप में से कोई अपर क्लास हो तो मुझे गालियां ना निकालना। मेरा मतलब ये है बात करने का कि अगर कोई भी एक मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, अगर उसे लगता भी है कि उसे वेट गेन नहीं करना, तो वो क्या करेगा, वो अपना एक डाइट प्लान बनाएगा, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएगा, उसको फीस पे करेगा, उससे अपना पूरा एक डाइट प्लान लेगा। और जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो इस तरह के डाइट प्लान्स देते हैं कि आपको मतलब कंप्लीटली उस तरह, वो एक आपकी एक एक कैलोरीज को फोकस किया गया होता है उसके अंदर, ठीक है। और उससे आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। आप कम खा रहे होते हैं, लेकिन कैलोरीज आपकी पूरी हो रही होती है जितनी आपको एक दिन में चाहिए होती है, ठीक है। और उससे आपका वेट गेन भी नहीं होता। इस तरह न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक पूरा, अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स है तो बजाय ये कि वो अपने टोटके घर में आजमाए डाइटिंग के, वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, उससे अपना एक फूड प्लान ले, डाइट प्लान ले, और उसके मुताबिक अगर डाइट करे, तो फिर ये अपर क्लास लोग ही कर सकते हैं ना। मैंने गलत तो नहीं कहा इसमें। अगर कोई लोअर क्लास है तो उसके पास कहाँ, उसे पता ही नहीं होगा कि न्यूट्रिशनिस्ट भी जैसी भी कोई चीज होती है इस दुनिया में, ठीक है। अगर पता होगा तो उसके पास न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की फीस नहीं होगी, ठीक है। अगर उसके पास फीस होगी भी तो जो डाइट प्लान वो लिख के देगा जिसके अंदर व्हाइट सॉस पास्ता होगा, सैलड होगा, सारा कुछ होगा, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा इन चीजों को। इसी वजह से मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा उन्होंने लिखा हुआ है कि लोअर क्लास, लोअर सोशल क्लासेस में इसका ज्यादा ये पाया जाता है। इसके ट्रीटमेंट्स में उन्होंने कहा है कि बुलिमिया जो है वो ओवर ईटिंग को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इट सीम्स डाउटफुल होता है, ये अभी भी मतलब डाउटफुल है कि आप अगर अपनी भूख को कम कर लें, यही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है इसके ट्रीटमेंट में। जब अपनी भूख कम करेंगे तो आप कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो आपको बाद में वॉमिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने ज्यादा खा लिया। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर नंबर 8। आई एम रियली रियली सॉरी, लेक्चर बहुत लेंथी हो गया। एज यू नो के इसके इस इन सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो 15 है। बच्चे तो बहुत खुश होंगे 15 देख के, लेकिन ये एक किस्म का उनके बराबर ही है जो 22 वाले या 45 वाले हैं, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए वीडियो इन लेक्चर्स की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की या जो भी स्टैटिस्टिक आई थिंक वो है उसके भी 15 है, तो इनके उतने ही है, पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इनकी वीडियोस जो है वो लेंथी हो जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, एंड काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह आप लोगों के फाइनल टर्म की तैयारी भी बहुत जबरदस्त होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।